शादी के 3 महीने के बाद ही मेरा पति विदेश में पैसे कमाने के लिए जा रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। इस पर मेरे पति ने कहा कि अभी मेरी सैलरी वहाँ इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ रख सकूँ। कुछ महीनों का सब्र रखो, उसके बाद मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके वहाँ एक छोटा घर ले लूँगा और फिर तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। इसके बाद मेरे पति मुझे मेरे ससुर के साथ अकेला छोड़कर विदेश चले गए थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही थे। पति के घर से निकलते ही मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ अचानक ही बदल गया। वह मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मैं अपने पति के जाने से उदास थी तो उन्हें इस बात पर भी ऐतराज़ हो रहा था। कहने लगे कि इसमें इतना रोने धोने की ज़रूरत क्या है, मैं हूं ना यहाँ पर, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर एक दिन मेरे सर में जब बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था तो वह कहने लगे कि लाओ मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूं। मैंने उनसे इनकार कर दिया। भला मैं अपने ससुर से अपने सर की मालिश कैसे करवा सकती थी। तो वह मुझसे कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम खुद इस तेल से सर की मालिश कर लो। जैसे ही मैंने उस तेल से मालिश की, मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई और फिर अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा पूरा शरीर बहुत अजीब सा दर्द कर रहा था। अब तो जब भी मेरे सर में दर्द होता मेरे ससुर मुझे वही तेल लगाने को दे देते। एक दिन मैंने उस तेल की शीशी को बदल दिया और फिर मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर मैंने जब धीरे से आंखें खोलकर सामने का जो मंजर देखा तो मेरी तो रूह ही कांप गई थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे ससुर और 2 आदमी। मेरा नाम गीता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ मैंने बचपन से ही रुपए पैसों की बहुत कमी देखी। मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे जी तोड़ मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब उन्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी। वह जहाँ कहीं भी मेरे लिए रिश्ते देखते तो वहाँ पर दहेज की मांग ज़्यादा होने की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पाता। इस वजह से मेरे पापा और मम्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। फिर कुछ सालों तक इधर मेरा कोई भी रिश्ता नहीं हुआ और उधर पापा ने तब तक मेरी शादी के और भी पैसे जोड़ लिए और एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन लोगों की भी दहेज की डिमांड थी, लेकिन इतनी नहीं कि पापा उसे पूरी ना कर सकें। 2 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं बहुत खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिता रही थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति की जो इकलौती बहन थी उनकी शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी और एक भाई थे जो शादी के 1 साल के बाद ही इन लोगों से अलग हो गए और अब वह मेरे पति और ससुर जी से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। सास का देहांत भी काफ़ी पहले ही हो चुका था। मेरे सारे रिश्तेदार यही कहते थे कि वैसे तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है जो मेरे साथ किसी भी तरह की नोक झोंक कर सके। बस घर में सिर्फ 2 आदमी ही हैं और इसीलिए घर में गीता का ही राज चलने वाला है। सच में जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आई तो आते ही मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी निभाई और वहाँ पर सारे फैसले भी मैं अपनी मर्जी से ही लेती थी। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे। वह किसी भी बात में कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे और उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अभी शादी को कुछ महीने ही बीते थे कि मेरे पति ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दरअसल मेरे पति अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने वाले थे। ये सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ अपने पति के बिना अकेले कैसे रहती। मैंने उनसे इस बात की ज़िद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ विदेश चलूँगी, पर वह मुझसे कहने लगे कि गीता, समझने की कोशिश करो, अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है और मेरी तनख्वाह अभी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें भी वहाँ अपने साथ रख सकूँ। विदेश में तो 1000 तरह के खर्चे होते हैं और वहाँ मुझे अकेले का खर्चा ही मेरे लिए उठाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे कुछ पैसे यहाँ पर भी तो भेजने होंगे ताकि तुम इस घर का खर्चा भी अच्छे से चला सको। और फिर अगर मैं तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले गया
तब तो मेरे पास कुछ भी पैसे बचेंगे ही नहीं। इसीलिए कुछ समय तक सब्र रखो। मैं वहाँ दिन रात मेहनत करूँगा और जल्दी ही पैसे जोड़कर एक छोटा सा घर ले लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं वहाँ अकेले जाकर तुम्हारे बिना खुश रह पाऊँगा? मुझे भी तुम्हारे बिना वहाँ जाने से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मुझे यही लगा कि वह सही कह रहे हैं। इसीलिए फिर मैं उनसे इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे बार बार इस तरह की बात कहूँगी तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति यहाँ से टेंशन लेकर जाएं। इसीलिए मैंने अपने दुख को छुपाते हुए उनसे कहा कि आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए और खूब मेहनत और लगन से वहाँ पर अपना काम करिए, ताकि मैं भी जल्द से जल्द आपके पास आ सकूँ। मेरी इस बात से मेरे पति के चेहरे पर सुकून आ गया था। मेरे ससुर जी भी मुझे समझाने लगे कि गीता, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं राजीव से कहूँगा कि वह तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाए। ससुर की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर इसके बाद मेरे पति विदेश जाने के लिए घर से निकल गए। वह जैसे ही घर से गए, मेरे दिल में बंधा हुआ गमों का बांध टूट पड़ा और रो रो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मैं वहीं दरवाजे के पास ही खड़े होकर रोने लगी थी कि तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, चलो अपने कमरे में। फिर वह मुझे कमरे में लेकर गए और कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? अपने पति के काम पर जाने पर ऐसे क्या कोई रोया करता है? ये सब अच्छा नहीं है, इससे अपशगुन होने का डर रहता है। इसीलिए अपना ये रोना धोना बंद करो, वरना पता नहीं मेरे बेटे की यात्रा कैसी गुजरेगी। मेरे ससुर ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुर को खुद से इस तरह की बात करते हुए देख रही थी। मैं तो हैरान हो गई कि मेरे ससुर को हो क्या गया है। इसके बाद वह मुझसे कहने लगे कि मेरा बेटा ही तो गया है, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ, फिर तुम्हें आखिर किस बात की चिंता है? उनकी इस बात ने मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ा दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे ससुर इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं और उनकी इस बात का आखिर मतलब क्या है। भला मेरे पति की तुलना मेरे ससुर से मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे उस वक्त उनके साथ बैठना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं तुरंत ही उठकर किचन में जाकर काम करने लगी। लेकिन क्योंकि अब मेरे दिल में डर बैठ चुका था, इसीलिए मैं अपने ससुर को बार बार देख रही थी और मैंने ये नोटिस किया कि वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे और सर से पांव तक घूर रहे थे। किचन का सारा काम मैंने फटाफट निपटाया और मैं अपने कमरे में चली गई। राजीव की याद मुझे पल पल सता रही थी। धीरे धीरे इसी तरह से 2 हफ्ते बीत गए और अब मैंने अपने दिल को काफ़ी हद तक तसल्ली दी थी कि फ़िलहाल तो मुझे अपने पति के बिना ही यहाँ रहना है। लेकिन पति के बिना तो मेरा किसी भी चीज़ में कुछ खास मन नहीं लगता था। पहले तो मैं खूब तैयार होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से मैं बिल्कुल भी सजती संवरती नहीं थी। उसी दिन जब मैं अपने ससुर को खाना देने के लिए गई तो उन्होंने अचानक ही मुझसे कहा, गीता, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने उन्हें हैरानी से देखा। वह मुझसे कहने लगे कि तुम ये किस तरह के कपड़े पहनने लगी हो? तुम्हारा पति परदेश क्या चला गया है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम विधवा हो गई हो। तुमने ये कितने भद्दे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। क्या ये सब अच्छा लगता है? तुम मेरे बेटे की नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें तो खूब चटक रंग के कपड़े पहनने चाहिए और तैयार होकर रहना चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे रह रही हो जैसे कि तुम्हारा सब कुछ उजड़ गया है। मैंने अपने ससुर से तुरंत ही कहा कि लेकिन जब मेरे पति यहाँ पर हैं ही नहीं तो फिर मैं किसके लिए तैयार हूँ? इस पर मेरे ससुर कहने लगे, पति नहीं है तो क्या हुआ? बाकी के सब लोग मर गए हैं क्या? बाकी तो क्या कोई भी नहीं है यहाँ पर तुम्हें देखने वाला? उनकी इस बात पर मैंने उन्हें घूर कर देखा, जिससे वह थोड़ा सा सकपका गए। जिसके बाद फिर से बहुत संभल कर कहने लगे कि अभी मोहल्ले में पड़ोस में अगर कोई तुम्हें इस तरह से देख लेगा तो वह क्या सोचेगा कि देखो
इसका पति होते हुए भी ये औरत किस तरह से रह रही है? ऐसे रह रही है जैसे कि इसका पति इस दुनिया में है ही नहीं। अपने ससुर की ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी कि मेरे ससुर को आखिर इससे क्या मतलब है कि मैं तैयार होती हूँ या नहीं होती हूँ। लेकिन फिर अपने ससुर की जिद की वजह से मुझे उनकी बात अपना मन मार कर भी माननी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आस पड़ोस के लोग मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलें। इसीलिए मैं तुरंत ही अपने कमरे में गई और अलमारी से मैंने एक लाल रंग की साड़ी निकाली और ठीक ठाक मेकअप करके मैं तुरंत ही तैयार हो गई। हालांकि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल एक बार फिर से ये सोचकर उदास हो गया कि मेरे पति तो यहाँ पर हैं ही नहीं जो मुझे तैयार होता हुआ देखें। यही सोचते हुए मैं चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। तभी मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगे। फिर मुझे याद आया कि मैं तो ये भूल ही गई कि अभी तो मुझे घर का सारा काम भी करना है। मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर गई और किचन का काम निपटाने लगी। थोड़ी देर में मेरे ससुर खाने की थाली सिंक में रखने के लिए आए तो मुझसे कहने लगे, ये हुई ना बात गीता, अब तुम लग रही हो नई नवेली दुल्हन। देखो, इसी तरह से खूब सज संवर कर रहा करो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। मुझे अपने ससुर के इस तरह से बात करने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर मैं क्या करती। मैं और कहीं जा भी तो नहीं सकती थी। फिर अगले दिन की रात तक मैं इस सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। भला जब मेरा पति घर पर है ही नहीं तो फिर ससुराल में रहने की मुझे ज़रूरत ही क्या है। इस सब के बारे में मैं रात भर सोचती रही और सुबह उठी तो देखा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इसीलिए मैंने अपने सर पर एक रूमाल कसकर बांध लिया। जब मेरे ससुर ने मुझे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि वो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है और मुझे बुखार भी है। मन बहुत अजीब सा हो रहा है, इसीलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल सच तो ये था कि ये एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपने ससुर से छुटकारा मिल जाता, मगर उन्हें तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। वह कहने लगे, अरे ये तो बस मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा और अगर नहीं उतरा तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ससुर ने मुझे तसल्ली दी। मैंने उनसे कहा, लेकिन पापा जी, मुझे अपने मायके जाना है। मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। इस पर मेरे ससुर कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे दिल पर ऐसा कौन सा बोझ है? तुम क्या दुनिया की पहली औरत हो जो अपने पति से दूर रह रही हो? अगर तुम्हारी तरह ही हर औरत यही करने लगे तो फिर बॉर्डर पर जितने भी फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वह सब ड्यूटी छोड़कर घर ही लौट आएं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर आखिर मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मैं परेशान सी खड़ी हो गई। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ आओ, चारपाई के पास बैठो। इसके बाद वह अपने कमरे में चले गए और जब वह कमरे से बाहर आए तो एक काले रंग की बोतल लेकर आए। वह मुझसे कहने लगे कि लो, इस तेल से मैं तुम्हारे सर की अच्छी सी मालिश कर देता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल निकाल लिया और मेरे सर पर मालिश करने के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया था, मुझे उस तेल में से बहुत ही अजीब सी महक आने लगी। मैंने तुरंत ही अपने ससुर जी को रोक दिया। मैंने कहा कि मैं खुद ही इस तेल को अपने सर पर लगा लूँगी। इसके बाद उन्होंने मुझे वह बोतल पकड़ा दी, लेकिन वह वहीं बैठ गए। इसीलिए मैं मजबूर हो गई उस तेल को अपने सर में लगाने के लिए। मैंने जैसे ही उसे हथेली में लेकर सर में मलना शुरू किया, तभी मेरे सर में बहुत तेज जलन सी होने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे बालों में मैंने कोई तेजाब सा लगा लिया हो। मैं जैसे जैसे अपने सर की मालिश कर रही थी, ससुर जी मुझसे कहने लगे, अब देखना, तुम्हें जल्दी ही आराम मिल जाएगा। ये एक ऐसा तेल है जिससे अगर लगातार कई दिनों तक लगाया जाए तो तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है। तुम्हारी सास भी यही तेल इस्तेमाल करती थी और बल्कि तुम्हारी सास की सास भी, मेरी माँ भी यही लगाया करती थी। अब मैं बेबस होकर बैठ गई थी, क्योंकि मैं इस सब का बहाना तो मैंने कर लिया था, मगर अब मैं बुरी तरह से फंस गई थी।
इस बुरे से तेल की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ससुर जी वहीं पर बैठे हुए मुझ पर नज़र रख रहे हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी एक दूर के रिश्तेदार खड़ी हुई थीं। ससुर जी उन्हें देखते ही खुश हो गए और कहने लगे, आइए आइए। उसके बाद वह बताने लगे कि किस तरह से मेरे सर में तेज़ दर्द हो रहा था और उन्होंने जब मुझे वह तेल दिया तो उससे मैं ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं उन रिश्तेदार के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत देर उनके पास बैठी, फिर उसके बाद अपने कमरे में आकर लेट गई। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। तकरीबन रात के 7 या 8 बजे के आसपास मेरी आँख खुली। जब मैं बाहर निकल कर गई तो देखा कि ससुर जी ने तो खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वह मुझसे बड़े ही प्यार से कहने लगे, आओ गीता, खाना खा लो। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि आज खाना मेरे ससुर जी ने बनाया है। मेरे ससुर मुझे हैरान होता हुआ देखकर कहने लगे, दरअसल मुझे भी खाना बनाने का कभी कभी शौक होता है और आज मेरे हाथों के बने हुए खाने का भी तो स्वाद तुम चख लो। मैंने जैसे ही पहला निवाला खाया तो वह मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उस तेल ने मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब कर दी थी। खैर, मैंने खाना तो खा लिया। फिर उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए किचन में जाने लगी, लेकिन तभी मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। मैं ये सब देखकर हैरान थी कि आज मेरे ससुर का व्यवहार मेरी तरफ बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तुरंत ही अपने कमरे में आकर सो गई, क्योंकि वैसे मुझे बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नशा सा पिला दिया हो। सुबह तक मैं गहरी नींद में सोती रही। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा जी, आपने मुझे सही करने के लिए तेल दिया था, मगर इससे तो लगातार मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। ससुर जी हंसकर कहने लगे, अरे गीता, ये तेल 7-8 दिन के बाद ही असर करेगा। अभी तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। ससुर की बात पर मुझे यकीन आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों सब बहुत अजीब लग रहा था। अगली रात जब मेरी तबीयत फिर से खराब हुई तो मैंने सोचा कि इस तेल से छुटकारा पाने का अब यही तरीका है कि मैं अपने ससुर की ये तेल वाली बोतल ही कहीं पर छुपा दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। शाम को जब वह अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर गमले के पीछे छुपा दी और सोचा कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खैर, मैंने तेल तो छुपा दिया था, लेकिन जब ससुर जी ने रात को आकर वह तेल ढूंढना शुरू किया, कहने लगे कि वह तेल कहाँ चला गया है, तुम्हें उसे दोबारा लगाना होगा। मैंने उनके सामने ऐसा नाटक किया कि जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि वह सीसी कहाँ गई है, लेकिन ससुर जी ने इस वक्त इतना शोर मचाया कि सारा घर ही सर पर उठा लिया। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि भला ससुर जी को मेरे सर दर्द से इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है। पति के जाने के बाद से मेरे ससुर जी को मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लगी थी। खैर, ये सब देखकर मैंने पहले जो इरादा किया बैठी थी कि गमले के पीछे से तेल की बोतल निकाल कर दे दूंगी, मैंने अब अपना इरादा बदल दिया था। इसीलिए मैंने बोतल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं उस तेल को लगाने से बहुत परेशान थी। भला ऐसे भी इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। उसी रात को सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला भी लगा दिया। मुझे इस बात से हैरत हुई कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या इसलिए कि उस कड़वे तेल की आज मैंने सर में मालिश नहीं की थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ बहुत ही धीमी थी, मुझे ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने अपने कमरे का पंखा भी बंद कर दिया और फिर उन आवाज़ों को मैं ध्यान से सुनने लगी। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई कुछ घसीट रहा है। मुझे लगने लगा कि जैसे मेरे ससुर अकेले नहीं हैं, बल्कि और भी 2-3 आदमी हैं। मेरे ससुर उनसे ना जाने क्या कह रहे थे। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था।
मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद करके रखी हुई थी। फिर मैंने 2 आदमियों को बाहर की हल्की रोशनी में हमारे आंगन से बाहर वाले दरवाजे से जाते हुए देखा। मुझे लगा कि हो सकता है मेरे ससुराल के कोई रिश्तेदार होंगे, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि अगर रिश्तेदार हैं तो यूँ चोरी छुपे यहाँ पर आकर मिलने की उन्हें ज़रूरत क्या थी। वह सामने भी तो मिल सकते थे, मतलब वो लोग दिन में भी तो आ सकते थे, यूँ रात में क्यों आए हैं। अब तो मेरा शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं बिल्कुल ही तरोताज़ा नहीं थी। मेरी तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ था। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो कहने लगे, गीता, रात को तुम्हें ठीक से नींद आई ना। मैंने ससुर जी से कहा, जी मैं सो गई थी। फिर वह मुझसे कहने लगे कि लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब रहेगी। मैंने आज ही तुम्हें उस आदमी के पास लेकर चलूँगा जो ये तेल देता है। तुम तो जानती हो कि वह हकीमगिरी में कितना माहिर है। उससे हर तरह की दवा औरतें लेकर चली जाती हैं, फिर चाहे वह बीमार हो या तंदुरुस्त हो। मुझे मेरे ससुर जी ने समझाया, मगर मैं जानती थी कि वह आदमी एक मामूली सा हकीम था, इसीलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उनसे कहा, पापा जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह कड़वा तेल लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तभी मेरे ससुर कहने लगे, अरे तुम्हें क्या पता कि तुम ठीक भी हो या नहीं, मैं तुम्हारा पूरा पक्का इलाज करवाऊंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, इसीलिए शाम को चुपचाप तैयार रहना। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। मैंने उनसे फिर कहा, पापा जी मैं ठीक हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मेरे ससुर मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। तभी वह मुझसे चिल्लाकर कहने लगे, मेरे साथ जुबान ना चलाना, वरना मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा कि तुम यहाँ मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि यही मेरी एक कमजोरी थी जिसका पापा जी फ़ायदा उठाते थे। मेरे पति अपने पिता को बहुत प्यार करते थे और वह मुझे जाते हुए इस बात की सख्त हिदायत देकर गए थे कि तुम्हें पापा की हर बात माननी होगी। शाम को मैं मन मार कर तैयार हो गई। मेरे ससुर ने भी तैयारी कर ली थी और हम जल्दी ही उस आदमी के पास पहुंच गए। कुछ लोग कहते थे कि एक बहुत अच्छा हकीम है, मगर सच तो ये था कि ये आदमी ज़्यादातर नशीली और गंदी दवाइयाँ ही बेचता था। मुझे उसकी दवाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ससुर जी ने उसके सामने मेरा पूरा मसला बताया और कहने लगे कि मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। ससुर जी की बात सुनकर उसने कुछ समय सोचा और फिर उसने एक लड़के को आवाज़ दी, तो वो लड़का उसी तरह की एक काली शीशी लेकर हमारे पास आ गया। पापा जी ने वह शीशी ले ली और उस आदमी का धन्यवाद किया और फिर वह मुझे लेकर वापस घर आ गए। घर आकर वह बहुत खुश लग रहे थे। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं भी अपने दिल में ये ठान चुकी थी कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने सर पर ये तेल नहीं लगाऊंगी। इसीलिए मैंने सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और फिर उस बोतल का तेल चुपके से नाली में बहा दिया। मेरे ससुर को भी शक नहीं हुआ था कि मैंने बोतल में से तेल को बदल दिया है। रात को उन्होंने फिर मुझे जब अपने पास बुलाया और मुझे उनके सामने ही बैठकर अपने सर की मालिश करने के लिए बोला, तो मैंने चुपचाप उस बोतल से तेल लेकर तब तक अपने सर पर मालिश करना शुरू कर दिया जब तक मेरे ससुर को तसल्ली नहीं हुई कि हाँ मैं ठीक से मालिश कर रही हूँ। जब मैं मालिश कर चुकी थी तो वह मुझसे कहने लगे, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, अब देखना धीरे धीरे 7-8 दिन में तुम्हारी तबीयत कितनी बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ससुर जी की जिद के आगे मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद तो मेरा सर भारी हो जाता था और थोड़ी देर में लेटते ही मुझे नींद भी आ जाती थी। तभी कुछ ही देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से वही आवाज़ें आ रही हैं। आज मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि मेरे ससुर तो यही सोच रहे थे कि मैं सो गई होंगी, इसीलिए मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गईं तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। जब मैंने देखा कि वो आवाज़ें तो मेरे ससुर के कमरे से आ रही हैं, तो मैं उसी तरफ चली गई।
और वहाँ जाकर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि 2 लड़के मेरे ससुर के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीज़ें थमा रहे थे। उन लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे, तो क्या मेरे दहेज का सामान? यही सोचते हुए मुझे चक्कर से आने लगे। आगे बढ़कर मैंने जैसे ही अपने ससुर जी का सामना किया और कहा कि ये कौन है और मेरे दहेज के बर्तन आप इन्हें क्यों दे रहे हैं, तभी मुझे वहाँ देखकर मेरे ससुर जी कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे आ गईं? तुमसे कहा था ना कि जाकर सो जाओ। उन्होंने उल्टा अपनी गलती मानने की जगह मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा, पापा जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने आपसे अभी जो पूछा है, आप मुझे पहले उसका जवाब दीजिए। वह मुझसे बोले, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसा पूछने वाली? मेरे ससुर उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे। बोले, मैं जो चाहे वह करूं, ये मेरा घर है, तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। ये देखकर वह लड़के जल्दी से घर से भाग गए। और अगर मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि मेरे ससुर आखिर में मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनकी जान अब नहीं छोड़ सकती थी। मेरी उनसे लंबी बहस छिड़ गई और इसके बाद वह बहुत बुरी तरह से मुझसे खिसिया गए और फिर उन्होंने अपनी हार मान ली और बोले कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रहा था। थोड़े ही दिन की तो बात है, सामान भी वापस आ जाएगा, मगर तू तो अपने सामान को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसीलिए तुम्हारे सोने के बाद मैं ये काम कर रहा था। ससुर की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने कभी भी उनको इस तरह से मना किया था। फिर भी ना जाने क्यों उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वह मुझे धमकियां देने लगे। कहने लगे कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूँगा। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। मैं अभी उसे फ़ोन करूँगा और बताऊँगा कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी ये बात सुनते ही मैं समझ गई कि अब वह मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने एक बार फिर से अपने ससुर जी के आगे मजबूर होते हुए कहा कि लेकिन आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैंने अपने मन में सोचा, क्या मैं इसी तरह से अपने ससुर जी से ब्लैकमेल होती रहूँगी? तब तो ये सारी ज़िंदगी मुझे अपनी सारी बातें मनवाएंगे। ये सोचकर ही मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर यही सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उनके सामने डट कर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा, कर लीजिए आप फ़ोन जिसे भी करना चाहते हैं, मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज़ नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मारा, जिससे मैं दरवाजे के पास जाकर गिरी। वह बहुत ही गुस्से में तमतमाए हुए बाहर आ गए। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई कि अब ना जाने क्या होने वाला है। उनका गुस्सा किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। फिर उन्होंने तुरंत ही विदेश में बैठे मेरे पति को फ़ोन कर दिया। मैं वहीं पास में ही खड़ी थी और वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उनकी बातों में इस कदर जहर भरा हुआ था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी और अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरे ससुर ने मुझे फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इस बुड्ढे की हड्डियाँ अलग अलग करके तोड़ डालूं, मगर इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं जब पीछे से चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से बात करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पति ने मुझे साफ कह दिया कि तुम पापा के मामले में मत बोलो और मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा। मेरा दिल ये सब सुनकर काँप कर रह गया था। उस वक्त मेरे पति बहुत गुस्से में थे। जाहिर है मेरे ससुर ने उन्हें जो जो बातें कही थीं वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर बात की। मैं समझी थी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे और मेरी पूरी सफाई सुनेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके परदेश जाने के बाद मैं सही रास्ते से भटक गई थी और उनके पीछे उन्हें धोखा दे रही थी। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे प्रति ऐसी सोच रखता है और वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उन्होंने मुझे तलाक देने का फैसला सुना दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरे पति ने मेरे ससुर से कहकर तलाक के कागजात तैयार करवा कर मेरे हाथों में पकड़वा दिए थे। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है कि मेरा कसूर तो कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए।
मैं भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। वह मुझे बहुत ज़्यादा दिन तक एक तलाकशुदा के तौर पर अपने घर पर नहीं बिठाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मेरे लिए और भी दूसरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने जिस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, मैंने भी उसमें उनका साथ दिया और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से मैंने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली, जिसका फल मुझे ये मिला कि मेरी शादी इस बार एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो गई थी, जिसे कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर दोनों ही हैं और वह दोनों ही लोग मेरे साथ बिल्कुल भी पराया व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे पति मुझे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं और मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल भी रखते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैं बहुत सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने पहले ससुराल के मोहल्ले की एक औरत मिली और बातों ही बातों में उसने मेरे ससुर की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा कि वह कैसे हैं, तो वह उनके हालात पर अफसोस करने लगी। वह बोली, वो तो बहुत बुरी हालत में हैं। मैंने कहा क्यों? तो वो बोली कि उनका शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी। जब उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी की तो उनकी दूसरी बहू जब विदा होकर के घर आई तो वह बहुत खुश थे, क्योंकि वो उनकी दूसरी बहू बहुत अमीर घराने की लड़की थी और अपने साथ वो ढेर सारा दहेज का सामान भी लाई थी। लेकिन दूसरी बहू ने आते ही तुम्हारे ससुर को सीधा कर दिया। वह उसकी एक भी बात नहीं मानती थी और अपने पति के सामने ऐसी ऐसी बातें करती थी कि तुम्हारे ससुर का उस पर कोई बस ना चला। ये दूसरी वाली बहू दिखने में खूबसूरत भी है और अमीर भी, इसीलिए उसका कुछ रौब वैसे भी ज़्यादा पड़ता है। तुम्हारे ससुर तो तुम्हारे आदी थे, उन्होंने सबको तुम्हारी तरह ही समझ रखा था। उसने दूसरी बहू के साथ भी वही चालाकी करने की बहुत कोशिश की और फिर उस दूसरी बहू ने एक रात अंधेरे में तुम्हारे ससुर को रंगे हाथों पकड़वा दिया। असल में तुम्हारे ससुर को शुरू से ही चोरी करने की आदत है। न जाने उन्हें ये आदत क्यों है, जबकि तुम्हारे घर में तो भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन अपनी बेटी को अपनी बहू की चीज़ें देना उस आदमी का पसंदीदा काम था। अपने बड़े बेटी की पत्नी का भी उसने यही हाल किया था। अब तो हाल ये है कि दूसरी बहू का दिल करता है तो उसे खाना देती है, वरना सारा दिन वह भूखा ही पड़ा रहता है। उसकी यही सज़ा होनी भी चाहिए। मैं जानती थी कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपने ससुर का ये हाल सुनकर खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देखकर खुश होना घटिया इंसान होने की निशानी है। मगर सच तो यह है कि इंसान को अपने कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।